हेडिंग दिया था फील्ड ऑफ व्यू, यानी कितनी दूरी तक कोई वस्तु हमें दिख पाएगा। उसके लिए छोटा सा सिंपली वहां पे बताया गया था कि जैसे देखिए इस रूम में बहुत सारी ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको देखने के लिए हमारे पास एक लिमिटेड रीजन है, इसके बाहर से अगर उसमें हम होंगे तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। जैसा कि आप समझ सकते हो कि देखिए यदि इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसे देखना चाहते हैं तो देखिए, यानी कि हमने क्या देखा कि इस रीजन के ही वस्तु को हम देख पाएंगे, बट इसके पीछे जो बदी होगी उसे हम देख नहीं पाएंगे। जब हम पीछे की वस्तु को नहीं देख पा रहे, इसका मतलब यह है कि हमारे देखने का क्षेत्र फिक्स है, इतना ही दूर की वस्तु को हम देख सकते हैं। उसी तरह से क्या होता है, किसी भी समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी जो प्रतिबिंब होती है एक निश्चित क्षेत्र तक ही देखी जा सकती है। उस क्षेत्र से यदि आप बाहर होगे तो आप ऑब्जेक्ट के बने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते हो, या उस क्षेत्र से ऊपर या नीचे होगे तो भी आप उस वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब को उस दर्पण में नहीं देख पाओगे, और उसी क्षेत्र का नाम होता है फील्ड ऑफ व्यू। ओके, देखने का क्षेत्र। और देखो फील्ड ऑफ व्यू का मान लंबाई के रूप में या दूरी के रूप में मापा जाता है। चलिए इसके छोटे से फिगर के अनुसार हम समझते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू ओके, देखिए यहाँ पर एक हमारी क्या है, समतल दर्पण है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है वो। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहां से एक किरण ऐसे देखिए, यह हमारी मिरर है, दर्पण है, और यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा समझते हैं क्या है। यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण। अब जरा सा देखिए, यदि चूंकि देखिए आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, दोनों बाहर की तरफ जा रही है, कभी एक दूसरे से कट नहीं पाएंगी, तो तब क्या करते थे, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और इससे भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और एक कुछ दूरी पर जाकर के कट जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बन रही है। अब देखिए जरा, इन दोनों परावर्तित किरण के बीच में आप कहीं भी रहोगे, मतलब देखिए हम 3 पर्सन को लेते हैं, पर्सन यहाँ पे ए है, यहाँ पर्सन बी है, और यह पर्सन क्या है, सी है। अब देखिए जरा पर्सन ए को, पर्सन ए क्या है, इन दोनों परावर्तित किरण के बाहर है। इसका मतलब कोई भी कभी चांस नहीं बनता है कि यहाँ से परावर्तित होने वाली कोई भी किरण इसके आई पे चला जाए। जब इसके आई पे परावर्तित किरण जाएगी ही नहीं तो यह कोई भी कभी भी इस वस्तु के द्वारा जो बना प्रतिबिंब आई है उसे देख नहीं पाएगा। उसी तरह से यहाँ पे व्यक्ति सी को देखिए, यह जो सी है यह भी इस क्षेत्र से कहाँ है, बाहर है। जब बाहर है तो आप देख रहे हो कि यहाँ से परावर्तित होने वाली जो सबसे लास्ट वाली किरण है यहाँ से पास कर गई है, और इसके नीचे करोगे तो परावर्तित होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ दर्पण नहीं। इसके ऊपर करेंगे तो देखिए यदि कोई आपतित किरण इसके ऊपर जाएगी तो परावर्तित नहीं होगी, तो सीधे निकल जाएगी। इसका मतलब इन दोनों किरण के बीच में यह जो व्यक्ति होगा वही चांस बनता है, उसी का चांस बनता है कि इस वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब को देख पाए। ओके, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू, देखने का क्षेत्र कहाँ है, इन दोनों परावर्तित किरण के बीच में। अगर इसके बाहर है, ऊपर या नीचे, तो आप कभी भी इस वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब को देख नहीं पाओगे। यानी फील्ड ऑफ व्यू हम समझ रहे हैं कि इस क्षेत्र को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि यह जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रही होगी, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा हो रहा होगा, इस यहाँ तो आपतित किरण ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, प्रवर्तन के बाद इसके आई पे तो जा नहीं रही, तो कैसे दिखेगी? ऐसा नहीं बाबू, यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ से मात्र 2 ही किरण नहीं निकल रही हो, यहाँ से बहुत सारी किरण निकल रही होगी। जैसे देखिए बहुत सारी किरण होगी, ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, बट सबसे लास्ट वाला है और सबसे लास्ट वाला है, और ये तो प्रवर्तन हो कैसे ऐसे जाएगी, इसी क्षेत्र में जाएगी, तो कोई न कोई तो किरण यहाँ से प्रवर्तन होने के बाद इसके आई पे जाएगी ही। इसका मतलब यदि इस क्षेत्र में हम होंगे, ए वाला जो क्षेत्र है इसमें यदि हम होंगे तो चांस बनता है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह हमें दिख पाए, और इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। ओके, एक और छोटा सा फिगर से समझते हैं फील्ड ऑफ व्यू को।
देखिए यहाँ एक समतल दर्पण है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। फील्ड ऑफ व्यू कुछ इस तरह से, यहाँ से पहले आप आपतित किरण भेज लेते हैं, सबसे लास्ट वाला भेज के देख लेंगे। और देखिए आपतित किरण, यह है प्रवर्तित किरण, यह भी क्या है, परावर्तित किरण। एक चीज और आपको बोला गया है कि जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, देखिए इस दोनों प्रवर्तित किरण के बीच में आप कहीं भी खड़े रहोगे तो चांस बनता है कि इस वस्तु का जब प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा, समान दूरी पर, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही दूरी पर, तो चांस बनता है कि इन दोनों के बीच में रहे तो इसका प्रतिबिंब आई हमें दिख पाएगा। अब देखिए क्या होता है कि फील्ड ऑफ व्यू लंबाई के रूप में मापा जाता है, और कभी भी आपके क्वेश्चन में यह दिया रहेगा कि बताइए दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, जैसे मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी है 5 मीटर, तो यह भी दूरी इमेज की कितनी हो जाएगी, 5 मीटर की, क्योंकि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होता है उसके अंदर में उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है 5 मीटर। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस दर्पण का 6 मीटर चाहे 8 मीटर पर फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, 8 मीटर पर फील्ड ऑफ व्यू। तो आपको करना क्या होता है, देखिए दर्पण से 8 मीटर पर जाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ पे कट गई ए और यहाँ पे कट गई बी। ए से बी के बीच की जो दूरी होगी, ए से बी के बीच की जो दूरी है उसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, देखने की क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू। ए से बी के बीच की दूरी को कितने मीटर की दूरी पर, 8 मीटर, कहां से, 5 मीटर, यानी कि 8 मीटर की दूरी पर फील्ड ऑफ व्यू का वैल्यू है ए बी, ठीक है। और इस लाइन पर यदि आप होगे तो 8 मीटर की दूरी से इस लाइन पर कहीं भी खड़े होगे तो इस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। मान लेते हैं कभी ऐसा पूछ देगा आपसे कि नहीं 8 मीटर नहीं, हमको 10 मीटर, तो फिर से 10 मीटर पे जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मान लेते हैं सी और डी है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे जैसे दर्पण से दूरी बढ़ती जा रही है, फील्ड ऑफ व्यू देखिए ए बी है, यह क्या है सी, यानी फील्ड ऑफ व्यू का मान बढ़ता चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगली बार फील्ड ऑफ व्यू कितना हो गया, सी डी। और आप क्या देख पा रहे हो कि सी डी इज ग्रेटर देन ए बी, सी डी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी सी डी जो है वह ए बी से बड़ा है। क्यों, क्योंकि दर्पण से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है फील्ड ऑफ व्यू का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो 2-3 पॉइंट हम समझ चुके हैं कि फील्ड ऑफ व्यू लंबाई में मापा जाता है। मापते कैसे, तो दर्पण से जितनी दूरी पे बोलेगा वहां जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। और उस स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होती है कहां तक, दोनों परावर्तित किरण के बीच, इसके बाहर में नहीं जाना है क्योंकि इसके बाहर में तो दिखेगा नहीं, इसके बाहर में भी आपको दिखेगा नहीं। अब चलिए छोटे से 2 कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं, उससे आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना सिखाते हैं कि कैसे फील्ड ऑफ व्यू निकाला जाता है। ओके, देखिए मानते हैं कि PQ दर्पण है जिसकी ऊंचाई है कैपिटल H। मानते हैं कि PQ की ऊंचाई कितना है, कैपिटल H दर्पण की ऊंचाई है। यहाँ से x मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस दर्पण से 2x मीटर की दूरी पर फील्ड ऑफ व्यू का मान क्या होगा, ओके। सबसे पहले तो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे लास्ट वाले के पास चलिए और यहाँ भी सबसे लास्ट वाले के पास, ओके, एंड दिस इज ओके। अब क्या करना है, 2 मीटर पे जाना है और 2 मीटर पे जाने के बाद 2x मीटर पर जाने के बाद आपको क्या बोला गया था कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कर लिया गया। और इसी की जो लंबाई होती है, दिस या जो लंबाई है उसी को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू ए बी, यही आपको पता करना है, ओके। सबसे पहले और क्या करते हैं, पहले प्रतिबिंब बना लेते हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, कोई दिक्कत। अब चूंकि यह परावर्तित किरण कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसको भी कहां ले जाएंगे, पीछे की तरफ, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और आपको पता है कि किसी भी समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर क्या बनती है, प्रतिबिंब। तो यहाँ से यदि x मीटर है तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, x मीटर होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, देखिए इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यह A, इसका नाम दे देते हैं इस पॉइंट का C, यह है B, यह है P और इसका नाम दे देते हैं Q, सॉरी Q नीचे है तो इसका नाम दे देते हैं R।
कोई दिक्कत? चलिए, आपको क्या दिया है, दर्पण की ऊंचाई है h, एक टोटल ऊंचाई है h, तो आधी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h/2। तो ये हो गई h/2 और यह भी कितनी, h/2। अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए क्या करते हैं, हम बारी बारी से बड़े वाले ट्रायंगल ACI में जाएंगे और एक बार ट्रायंगल BCI में जाएंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल को बनाते हैं, AC और I, ACI, कोई दिक्कत, AC और I, और इसके बीच का जो लाइन है ये देखिए यहाँ पर है P और बीच में था, सबका वैल्यू रख लेते हैं। देखिए P से R के बीच का दूरी कितना है, h/2, कोई दिक्कत। और देखिए C से R, तो यह देखिए C है और यह क्या है, R है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और आपको दी हुई है कितनी, 2x। देखिए R से C के बीच की दूरी कितना है, 2x, तो यहाँ रखेंगे 2x। फिर देखिए R से I के बीच की दूरी, तो R से I के बीच की दूरी कितना है, x, तो यहाँ रख दिए x। अब फिर से वही काम, आप क्या देख पा रहे होगे कि एक बड़ी वाली ट्रायंगल में और फिर से एक छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, बड़े वाली त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में हमको क्या मिलेगा, यह कोण दोनों में कॉमन है। उसके बाद यह 90 डिग्री, तो यह भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर यह दोनों बराबर है, यह कोण दोनों त्रिभुज में बराबर, इसका मतलब यह कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप है। और किसी भी समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात आपस में समान होता है। एक किस क्लास में पढ़ना था, 10th क्लास में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए यह भुजा तो यह भुजा यानी AC/h/2, कोई दिक्कत, बराबर बड़े वाले ट्रायंगल तो छोटे वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में तो देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में 2x + x, तो बचा कितना, 3x, और छोटे वाले ट्रायंगल में कितना है दूरी, x, और यह कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको AC का वैल्यू निकल के चला आया कितना, 3 × h/AC मालूम हो गया क्या, A से C के बीच का दूरी 3h/। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, नीचे वाले ट्रायंगल में CBI में चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। CBI बड़े वाले ट्रायंगल में और बीच में देखिए यह है R और यह है Q, और R से Q का बीच की दूरी फिर से देखिए कितना है, h/2 दे देंगे यहाँ पे। उसका क्या देखिएगा, C से R, तो C से R के बीच की दूरी देखिए, C से R के बीच की दूरी नीचे दी हुई है कितना, 2x, ध्यान रखेंगे 2x। फिर देखिए R से I के बीच की दूरी कितना दी है, x, और फिर से वही काम करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। यह कोण बराबर, यह 90 डिग्री तो 90 डिग्री, तो यह कोण भी आपस में क्या होगी, बराबर। यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है CBI और छोटा वाला त्रिभुज RIQ दोनों एक दूसरे के समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होती है, इसका क्या मतलब होता है कि दोनों की भुजाओं का अनुपात आपस में एक समान होगा। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, CB, तो CB बड़े वाले का तो छोटे वाले का कितना है, h/। पुनः चलेंगे, यह दूरी देखिए बड़े वाले में यहाँ से यहाँ 2x + x, तो हुआ कितना, 3x, और छोटे वाले में R से I के बीच का कितना है, x, और यह कैंसिल हो गया। तो यहाँ से CB का वैल्यू निकल के आया 3 × h/2, यानी कि हमको फिर से मालूम हो गया CB कितना, 3 × h/। यानी यह दूरी मालूम, तो आपको निकालना क्या है, AB। तो AB बराबर यानी फील्ड ऑफ B, AB बराबर हम लिख सकते हैं क्या, AC + CB। AC कितना है भैया, AC है 3h/2 और नीचे कितना है, 3h/2। जब दोनों को ऐड करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 3। यही फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि हमको रिजल्ट क्या समझना है, देखिए यदि किसी भी समतल दर्पण में x मीटर के बीच की दूरी है और उसके दुगने मीटर पीछे हम चाहते हैं, उसके दुगने मीटर चाहते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा। दर्पण की ऊंचाई h है तो 3 × 3h। देखिए दर्पण की ऊंचाई था h, तो फील्ड ऑफ व्यू कितना है, 3h। कब, जितनी दूरी पर वस्तु है उससे दुगनी दूरी पर यदि हम फील्ड ऑफ व्यू का मान चाहते हैं। ये तो रिजल्ट समझ ही जाइए, ध्यान ही रखिए कि यदि हम दर्पण से x मीटर की दूरी पर है, 2x मीटर दूरी पर पीछे हम चाहते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू का मान कितना होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो उसके लिए कंडीशन होती है यदि दर्पण की ऊंचाई h है, यानी दर्पण की ऊंचाई 3 है तो कितना, 9, 5 है तो 15, 4 है तो 12 मीटर की लंबाई तक उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में देखा जा सकता है।
अब देखिए इसी में क्या करेगा ना, इसी में कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि बताइए कितने समय तक, या बोलेगा कितने समय तक समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है यदि कोई वस्तु की वेग दी हो जाएगी। यानी कि मान लेते हैं कि आपको वेग दे दिया मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या निकालना है, समय। और समय बराबर कितना हो गया भैया, दूरी बटा वेग, या विस्थापन बटा वेग कहते हैं। दूरी क्योंकि सीधी रेखा है तो दूरी और विस्थापन सेम होगी। तो देखो तो वेग दिया हुआ है v मीटर पर सेकंड, दूरी तो निकालना है और यही दूरी है a से b के बीच की दूरी, यानी फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ अगर समय चाहिए तो ab बटा b कर देंगे, और ab अभी आपने निकाला है कितना, 3h बटा, यही आपका क्या हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो प्रॉब्लम और हैं इससे, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट फील्ड ऑफ व्यू को समझ आ जाए कि कहां कहां से इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। चलिए जरा सा डील करते हैं एक और पॉइंट। देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, जैसे अभी देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। हम मानते हैं कि दो दर्पण है, इसकी ऊंचाई है h और इसकी ऊंचाई भी h है, सही है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है O, मानते हैं कि यहाँ से x मीटर की दूरी पर है, और पुनः यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि 2x मीटर की दूरी पर फील्ड ऑफ जो व्यू है, या 2x मीटर की दूरी पर यही लाइन है मानते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 2x मीटर की दूरी पर यदि कोई व्यक्ति पर लंबवत दिशा में दौड़ना शुरू करता है तो कितने समय तक वो अपना प्रतिबिंब देख पाएगा। फिर से समझिए कि दो दर्पण है, देखिए दो दर्पण है इस तरह से, और इसके बीच में कहीं एक वस्तु रखी है और आपसे पूछा है कि बताइए इससे अगर 2x मीटर की दूरी पर कोई आदमी लंबवत दिशा में दौड़ना शुरू करता है तो कितने समय तक देख पाएगा। फिर से समय निकालना, इसका मतलब पहले तो दूरी पता होना चाहिए, और समय पर निकालना है तो वेग दिया रहेगा, और दूरी बटा वेग करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। सबसे पहले तो आपको रे डायग्राम खींचना चाहिए, किरण कैसे कैसे जाएगी। तो देखिए एक किरण यहाँ, एक किरण यहाँ, एक किरण यहाँ, एक किरण यहाँ, दोनों दर्पण में जाएगी, और यहाँ से कुछ इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से भी कुछ इस तरह से और इस तरह से। और अभी आपने पढ़ा है कि x मीटर पर ऑब्जेक्ट हो और 2x मीटर पर, बस 2x मीटर पर फील्ड ऑफ व्यू का लाइन हो तो कितना होता है, यदि यह h है तो यह दूरी कितना हो जाएगी, 3h। यह h है तो यह दूरी कितना हो जाएगी, 3h। यानी समझ पा रहे हो कि यदि कोई आदमी इस लाइन पे दौड़ना शुरू करता है तो देखो यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा तो मिरर का इमेज दिखेगा, कहाँ दिखेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि इसका इमेज कहीं इधर बनेगा, इसका इमेज कहीं इधर बनेगा, आई और आई, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो देखो अगर यहाँ से दौड़ना शुरू करता है नीचे से तो यहाँ से 3h ऊंचाई तक इसको दिखेगा, बट जैसे ही इसके बीच में आएगा तो कोई भी प्रतिबिंब इस दर्पण में उसे नहीं दिखेगा। फिर जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तब पुनः यहाँ से 3h मीटर की ऊंचाई तक प्रतिबिंब दिखेगा, यानी टोटल कितनी दूरी तक दिखेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू आपसे पूछे कोई कितना है, तो फील्ड ऑफ व्यू पूछा जाए तो देखिए कितना है, यहाँ 3h और नीचे में कितना 3h, तो हो गया 6h। और यदि मानते हैं कि इस आदमी जो इस लाइन पे दौड़ रहा है ऊपर की तरफ, इसका वेग दिया हुआ है v मीटर पर सेकेंड, वेग दिया है, दूरी मालूम, तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा 4, यही हो गया आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। चलते हैं एक और लास्ट टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप उसे करिएगा, और पुनः क्या किया जाएगा, आपको उस क्वेश्चन को कराने के बाद नए वाले टॉपिक पे चलेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यह x एक्सिस, यह y एक्सिस, और यहाँ पर एक दर्पण है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दिस इज 4 और 2 और यह 4 और 8 है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक दर्पण है जिसका कोऑर्डिनेट देखिए 4 और 2 और 4 8, इसका मतलब देखिए x में कोई चेंज नहीं है, 4 और 4, y कितना है 2 तो हो गया 8, इसका मतलब दर्पण की ऊंचाई है 6 मीटर, सही है। और यहाँ ऑरिजिन पर एक वस्तु है, ठीक है। अब जरा सा आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि
कम से कम कितना ऊंचाई का आदमी होना चाहिए ताकि प्रतिबिंब देख पाए। दूसरा चीज पूछा जाए, अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक का आदमी होना चाहिए ताकि वह प्रतिबिंब को देख पाए। किसमें? इस दर्पण में। तो सबसे पहले तो आपको रे डायग्राम बना देते हैं हम। देखिए यहां से चलेगी एक किरण इस तरह से, और एक किरण इस तरह से, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। और देखिए चूंकि यह प्रवर्तित किरण है और यह दोनों आपतित किरण, तो इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, और कहीं कट जाएगी एक्स एक्सिस पे। सही है। तो आपने देखा, इसको नीचे कर लेंगे तो देखो ये है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है 4 मीटर, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी 4 मीटर है। तो आपको पता है समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी दूरी पे क्या बनेगी? प्रतिबिंब। तो यह भी कितना मीटर होना चाहिए? 4 मीटर होना चाहिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा सा आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बताइए इस वस्तु के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसको देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई का आदमी कितना बड़ा होगा और अधिकतम ऊंचाई का कितना बड़ा होगा। तो जरा सा देखिए, यदि कोई आदमी इतना छोटा है तो देखिए तो क्या इस